इंडियन इकॉनमी यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, परिवर्तन यूपीएससी लेके आया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्री और मेंस दोनों की सिलेबस कवर कराई जाएगी। इस सीरीज में हम लोग इंडियन इकॉनमी से स्टार्ट किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में बात की थी, अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर किया था कि हम लोग कैसे इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 में आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही प्यार मिला और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। लेक्चर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप जो भी फीडबैक देना चाहते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले। बॉस, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से पिक्चर्स के फॉर्म में इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टर्म्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ थॉट, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कवर किया था। अगर आप अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पहले लेक्चर 1 देखिए, क्योंकि हर एक लेक्चर बॉस जो होगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। तो आज लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या है हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग बात करेंगे पैरेलल इकोनॉमी, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी। बॉस देखो, इकोनॉमी बहुत ही टाइप्स के होते हैं, पर क्या आपको सभी चीज़ का ज्ञाता बनना है? देखो बॉस, अमर होने के लिए ना एक बूंद अमृत बहुत है, और ये यूपीएससी जो है ना, यही एक बूंद अमृत आपसे मांगता है। देखो बॉस, यूपीएससी की सिलेबस क्या है? समुद्र। आपको इस पूरे समुद्र में गोता नहीं लगाना है, आपको इस एक बूंद, आपको चाहिए क्या अमर होने के लिए? यह एक बूंद अमृत। तो बॉस, ये जो आपको 8 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता रहे हैं, ये हम लोग की काफ़ी अच्छी एक रिसर्च है, हमारी टीम की रिसर्च है, और ये हम लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन या तो आई हैं या आने वाले समय में इसकी संभावना है। और ये हम लोग प्रेडिक्शन किस बेसिस पे करते हैं? तो वो होती है न्यूज एंड यूपीएससी की इकोनॉमी का ट्रेंड, इस बेसिस पे। ठीक है, देखो बॉस, इकोनॉमिक एक्टिविटी आइदर लीगल हो सकती है या इलीगल हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे भी रियल फ्लो हो और मनी फ्लो भी हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लीगल कैसे हो सकती है? जैसे आपकी ग्रोसरी शॉप है, तो मैं आपसे आया शुगर खरीदने, 1 केजी शुगर, तो आपने मुझे 1 केजी शुगर दिया, और बदले में मैं आपको उसका जो भी प्राइस हुआ 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ मैंने आपको पेड कर दिया। तो रियल फ्लो हुआ और मनी फ्लो हुआ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, क्योंकि ये चीज़ें लीगल है तो ये लीगल में आएगी। बट अगर कोई इलीगल चीज़ जैसे वेपन खरीदता है, ड्रग्स खरीदता है, तो वहाँ पे भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, रियल फ्लो भी हो रही है। वेपन एक रियल फ्लो है, ड्रग रियल फ्लो है, और उसके बदले में मनी दिया जा रहा है, तो भी वहाँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वो कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो वो इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे समझ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी आइदर लीगल हो सकती है या इलीगल हो सकती है। अगर लीगल है तो या तो नॉन टैक्सेबल है, जैसे एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर से कुछ उगाते हो और उसको बेचते हो तो वो नॉन टैक्सेबल इनकम में आती है, यानी उस पर गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेता है। बट अगर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, और आपकी टर्नओवर ईयर में लगभग 50 लाख है, इस टाइप से, ठीक है, या अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है, बड़ी सी मॉल टाइप की थी, 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो आपको गवर्नमेंट को क्या पेड करना है? टैक्स। तो टैक्स पेड करना है, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स जो है जीएसटी। ठीक है, तो अगर आप इस
चीज़ को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो कि हाँ मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी टर्नओवर है, और आप उसका जीएसटी ले लीजिए, आप बता दिए, तो उसे रिपोर्टेड कहेंगे। बट अगर आप अपने टैक्स को चोरी कर लेते हो किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट को नहीं बताते हो, तो वो अनरिपोर्टेड कहेगी। इतना समझ में आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो लीगल हो सकती है या इलीगल हो सकती है। अगर लीगल है तो या तो वो नॉन टैक्सेबल है होगी या टैक्सेबल होगी। अगर टैक्सेबल है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, आप टैक्स के स्लैब में आते हो, तो या तो आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे या नहीं रिपोर्ट करोगे। अगर रिपोर्ट करोगे, ठीक है, और अगर नहीं रिपोर्ट करते हो, और ये जो इलीगल मनी है, ये दोनों मिला के जो मनी जनरेट होगी पूरे इकॉनमी में, वो कहलाएगी ब्लैक पैरेलल इकॉनमी, ठीक है। और अदर साइड ए रिपोर्टेड इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम जो होगी वो कहलाएगी मेन इकॉनमी, ठीक। तो बॉस कहने का मतलब ऑल इलीगल एक्टिविटी एंड अनरिपोर्टेड और अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल एक्टिविटी कलेक्टिवली फॉर्म पैरेलल इकॉनमी। समझ में आ गया? इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनरिपोर्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं? पैरेलल इकोनॉमी फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें पैरेलल इकोनॉमी में जो भी मनी जनरेट होती है उसे ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। ब्लैक इकोनॉमी ब्लैक नहीं होती है, वो भी करेंसी ही है, बट अगर किसी चीज़ में अगर हम टैक्स की चोरी कर लेते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक मनी कहलाती है। जैसे आपने यहाँ पे टैक्स की चोरी कर ली, क्योंकि इलीगल वर्क था तो आप गवर्नमेंट को तो दिखाने नहीं जाओगे कि मैं इलीगल वर्क करता हूँ, लीजिए आप भी टैक्स ले लीजिए। या अगर आपने उस चीज़ को गवर्नमेंट को रिपोर्ट ही नहीं किया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करेंगे। बट अगर आपकी एक्टिविटी लीगल थी या तो नॉन टैक्सेबल थी, और अगर टैक्सेबल थी तो आपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया और उस पर टैक्स पेड कर दिया, तो वो मेन इकोनॉमी कहलाती है। पैरेलल इकोनॉमी को और भी डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे इसे ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक मनी जनरेट होती है। अनअकाउंटेड इकोनॉमी कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको अकाउंट नहीं कर पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसे इलीगल एक्टिविटी भी कहते हैं क्योंकि अगर आप इलीगल कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो तो इलीगल है ही, साथ में अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो वो भी अनरिपोर्टेड है, तो वो भी इलीगल है। तो इसको इलीगल एक्टिविटी, अनअकाउंटेड, ब्लैक इकोनॉमी, सबटेरेनियन इकोनॉमी, अनसेंशन्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम थी, पैरेलल इकोनॉमी एक प्रॉब्लम है। अब इसको मेन इकोनॉमी में कैसे ला सकते हैं? तो इसके दो वे हैं। सबसे पहले तो आप डिजिटलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। डिजिटलाइजेशन जैसे यूपीआई, जनधन योजना जैसे स्कीम, इसको क्या किए हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करने का ट्राई किया। आज हम लोग कितना ज़्यादा यूपीआई का यूज करते हैं, तो जब यूपीआई का यूज करते हैं तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चल जाती है, यानी जो अनअकाउंटेड थी वो अकाउंट हो जाती है। उसके साथ आप फॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर्मलाइजेशन कहने का मतलब जितने भी शॉप हैं, ठीक है, उसको रजिस्टर कर दिए गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ठीक है, और उसका एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन किए, तो वो क्या हुआ? गवर्नमेंट इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ, जिससे ये अनरिपोर्टेड इकोनॉमी रुक जाएगी और डिजिटलाइजेशन से इलीगल इकोनॉमी भी कम हो जाएगी और ये मैक्सिमम मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी का हमारे इकोनॉमी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। तो क्वेश्चन आपको दो पूछ सकता है, एक तो इसके कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, साथ में इसका सॉल्यूशन पूछेगा। तो सॉल्यूशन डिजिटलाइजेशन लाइक यूपीआई, जनधन योजना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, या फिर इकोनॉमी को आप अधिक से अधिक फॉर्मलाइजेशन कीजिए ताकि वो मेन इकोनॉमी में आपके मर्ज हो सके। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी। देखो बॉस, ए इकोनॉमी 1 है, ए इकोनॉमी 2 है मान लीजिए, ठीक है।
इकॉनमी 1 चाइना को मान लीजिए और इकॉनमी 2 इंडिया को मान लीजिए, दोनों अलग अलग इकॉनमी है। तो दो इकॉनमी है तो इनके बीच कोई इकोनॉमिक रिलेशन होगी, करेक्ट। इकोनॉमिक रिलेशन क्या होती है आगे देखते हैं। देखो बॉस, ये जो इकोनॉमिक 1 है, इकोनॉमिक 2 है, ठीक है, इसके जगह कोई भी कंट्री हो सकती है, ठीक है। तो इनके बीच कुछ इकोनॉमिक रिलेशन है, लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है चाइना से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया आता हो और इंडिया वाले कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में कर रहे हैं, ठीक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब आगे की टॉपिक है, इसको आगे कवर करेंगे। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहने का मतलब ये दोनों देशों के बीच कुछ ट्रेड हो रहा है। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है चाइना ये सारा चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करता हो, या हो सकता है इंडिया ही सारा चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करता हो, या कुछ ए इंपोर्ट कर रहा हो, कोई कुछ ए एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो ये एक इकोनॉमिक रिलेशन क्रिएट करती है दो इकोनॉमी के बीच में। साथ में बोरोइंग एंड लैंडिंग, लाइक ये कुछ पैसे इससे उधार ले रहा है, ठीक है, या ये इसको कुछ उधार दे रहा है। उसके साथ साथ अगर दो इकोनॉमी, दो कंट्रियाँ आपस में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती हैं, लाइक समझ जाइए आप, कोई ऐसी इनोवेशन आई, ठीक है, या 6G की टेक्नोलॉजी आई और कोई देश एक दूसरे को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर कोई कंट्री एक दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। तो अगर कोई भी इकॉनमी अगर दूसरे इकॉनमी के साथ इनमें से कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन क्रिएट करता है तो वो ओपन इकॉनमी कहलाएगा, ठीक है। अगर इफ़ एन इकॉनमी मेंटेन एनी इकोनॉमिक रिलेशन लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बोरोइंग, लैंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विथ अदर इकोनॉमी और विथ अदर कंट्री आर कॉल्ड ओपन इकोनॉमी, ठीक। अभी तक आपने जहाँ भी बॉस पढ़ा होगा आपने बस ये चीज़ पढ़ा होगा। आप YouTube पे जितना भी लेक्चर देख लो उसमें बस इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि अगर एक इकॉनमी दूसरी इकॉनमी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो वो ओपन है, अगर नहीं करता है तो वो क्लोज है, जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप आए हो बॉस परिवर्तन यूपीएससी में, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं वो कंटेंट नहीं दे रहा हूँ कि कल को मैं कहूँ कि आप इसको पेड कोर्स में खरीदिए, पेड कोर्स पे आइए, आपको और भी बेटर दिखाई जाएगी। हम ही यहाँ पे बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आज से याद रखना बॉस, अगर कोई भी इकॉनमी अगर दूसरे इकॉनमी के साथ चार चीज़, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बोरोइंग, लैंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसा इकोनॉमिक रिलेशन मेंटेन कर रहा है तो वो ओपन इकोनॉमिक है। अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं कर रहा है तो वो क्लोज इकोनॉमी है, सिंपल डिफिनीशन। यानी एक दूसरे के ओपननेस और क्लोजनेस को हम लोग सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हो सकता है चाइना ज़्यादा ओपन है कि इंडिया ज़्यादा ओपन है, इन सेंस ऑफ इकॉनमी। कहने का मतलब चाइना का इकॉनमी ज़्यादा ओपन है या इंडिया का इकॉनमी ज़्यादा ओपन है। जैसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के पहले क्लोज नहीं थे, हमारी क्लोजनेस जो थी वो ओपननेस के कंपेयर में कम थी, क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है बॉस जो एब्सोल्यूट क्लोज हो। जैसे आप कहोगे बुक में भी, बहुत सारी बुक में, अच्छी बुक में दिया हुआ है नॉर्थ कोरिया, आप अच्छे से अच्छे बुक उठा के देख लो, वहाँ पे सीधे लिखा है नॉर्थ कोरिया इज ए क्लोज इकॉनमी। क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दिया था? तो बॉस प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऑल इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड आर ओपन, एज नो इकॉनमी इज एब्सोल्यूट और क्लोज इकॉनमी, ओनली डिग्री वैली ऑफ ओपननेस। वन cannot decide the closeness or openness on the basis of नियर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जस्ट नियर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पे आप किसी कंट्री के ओपननेस और क्लोजनेस को जज नहीं कर सकते, या मतलब डिसीजन नहीं दे सकते, ठीक। उसके अलावा भी और भी फैक्टर हैं।
और ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो एब्सोल्यूट क्लोज हो, जो कभी कोई टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफ़र नहीं की हो। लाइक अगर कोई कोविड आई, कोविड की मेडिसिन की टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका के पास है तो क्या वो दूसरे देश को नहीं दे रहा है? तो वहाँ पे भी तो ट्रांसफ़र हो रही है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हो ही रही है। तो कोई भी कंट्री कहने का मतलब एब्सोल्यूट क्लोज होती नहीं है। ठीक, आई होप आपको आज कंप्लीट नॉलेज मिला होगा ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी के बारे में। चलिए नेक्स्ट इकोनॉमी चलते हैं। अब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी के बारे में। जैसे नाम से ही कुछ क्लियर लग रहा है कि ब्लू इकोनॉमी, जो ब्लू ब्लू है, लाइक ये क्या है? अर्थ। अर्थ में सबसे ज़्यादा पार्ट क्या है? वाटर। वाटर इज ब्लू, ब्लू है पानी पानी, एंड रेस्ट पार्ट लैंड मास। तो लैंड मास कैसा है? ब्राउन। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड मास पे होती है वो ब्राउन इकोनॉमी में आती है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये वाटर वाले पे हो रही है वो ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है बॉस, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्राउन इकोनॉमी यानी हमारी लैंड कवर ओनली 30% है ऑफ होल अर्थ, बट जो हम लोग की मैक्सिमम जीडीपी जनरेट होती है वो यही लैंड मास यानी ब्राउन इकोनॉमी से ही जनरेट होती है। मात्र 2 से 3% जो जीडीपी है, अर्थ ब्लू इकोनॉमी कितना है? 70 पार्ट कवर किया हुआ है, बट ये मात्र 2 से 3% जीडीपी में ही कंट्रीब्यूट करता है। ये मैं वर्ल्ड का डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, इनको देखिए, इनको आप चैट जीपीटी से याद रखिए। ठीक है, ये है गुंटर पाउली, जीपी। तो गुंटर पाउली इन्होंने आइडिया दिया था, ठीक है, 2010 में, जस्ट सम ईयर अगो, कुछ साल पहले। तो ये है जीपीटी यानी गुंटर पाउली। इन्होंने अपनी एक बुक निकाली थी, द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स। ठीक है, इसमें इन्होंने ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था और बोला था ब्लू इकोनॉमी रेफर्स टू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कहने का मतलब, देखिए आपकी इकॉनमी है तो इकॉनमी हमको क्या सिखाती है? ग्रोथ करना। ठीक है, अल्टीमेट हमारी गोल क्या है? इकोनॉमी को ग्रोथ करना। बट एक ग्रोथ जो होगी वो 2 बेसिस पे होगी। एक तो ओशियन रिसोर्स को यूज कीजिए, यानी आप ब्लू इकोनॉमी को अधिक से अधिक यूज कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाया हूँ 70% ब्लू इकोनॉमी है कवर किए हुए अर्थ पे, बट 2 से 3% जीडीपी में ही कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो ओशियन रिसोर्स को यूज करके आप अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, बट आप इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। यानी ये क्या है? एक तो नेचुरल रिसोर्स है, तो इसको एक्सप्लॉइट करके इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करना है, बल्कि सस्टेनेबल यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। ब्लू इकोनॉमी की कुछ पॉजिटिव साइड है, लाइक इससे बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे, हेल्थ ऑफ ओशियन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है। जॉब कैसे क्रिएट होंगे मैं आपको बताता हूँ, आगे देखिए। इंडिया के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके पास बहुत सी ह्यूज पोटेंशियल है ब्लू इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन कहने का मतलब ये जो तटीय पार्ट है, यानी जो लैंड मास और वाटर को डिवाइड करता है, ठीक, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। ठीक, तो हमारे पास काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है। साथ में ही जो एक कोस्ट लाइन है ये लगभग 7500 प्लस किलोमीटर का है। साथ में ही 9 कोस्टल स्टेट हैं। आप देखोगे तो टोटल कोस्टल स्टेट 9 है, उसके साथ 1300 प्लस आइलैंड्स हैं, 200 पर प्लस पोर्ट्स हैं, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं। तो इंडिया के पास काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है कि आप ओशियन रिसोर्स को यूज कीजिए और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कीजिए। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कई मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया है सागर माला के नाम से। इसमें देखिए क्या क्या है, पोर्ट को मॉडर्नाइजेशन कीजिए। ठीक है, जब पोर्ट मॉडर्न होगा, ठीक है, तो ट्रेड क्या होगी? और भी फास्ट होगी, ट्रेड और भी इफ़िशियंट वे में चलेगी। तो ब्लू इकोनॉमी का यूज हो रहा है कि नहीं? उसके बाद पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाइए, लाइक रेलवे से बढ़ाइए, रोडवे अच्छी कीजिए। उसके बाद पोर्ट
लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, साथ में कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट कीजिए। यानी जितने भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनकी एक कम्युनिटी होती है, उसको काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट कीजिए। जैसे देखिए फिश, ब्लू इकॉनमी का एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अमेरिका दूसरों जगह जा के, दूसरों के एरिया में जा के मछली मार मार के अपना इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है, और हमारे पास वो चीज़ होते हुए हमारे पास क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि हम लोग के मछुआरे जो एक साल में मारेंगे उनकी मशीन एक दिन में उतना मछली पकड़ लेती है, ठीक है। तो हमें अब अपने आप को मॉडर्न करना है, अपनी मतलब टेक्नोलॉजी को मॉडर्न करना है, एक कम्युनिटी डेवलप करना है, उनको ऐसी फैसिलिटी देना है। उसके साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस जो PMMSYI, इससे जॉब कैसे क्रिएट होगा, मैं आपको यहाँ पे बोला था, इससे जॉब क्रिएट होगी। अगर जब आप कोस्टल कम्युनिटी डेवलप करोगे, मछुआरों की एक कम्युनिटी बनेगी, आप उनको एक फैसिलिटी दीजिए। जैसे सुनिए, हमारे मछुआरों, उनको आप मछुआरे हैं इतने, उनको आप टेक्नोलॉजी दीजिए, वो मछली पकड़ेंगे, आप उसको क्या कीजिए, फ्रीज कर दीजिए, अच्छे से पैकेज कर दीजिए, और आप दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दीजिए, आपकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो हमारे पास बस ज़रूरत क्या है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि हमारे पास कितना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ देखिए लैंड मास जो है यानी ब्राउन इकॉनमी, तो उसको तो हम लोग ऑलरेडी इतना चूस चुके हैं यानी एक्सप्लॉइट कर चुके हैं कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे है, और इसको वैसे ही खाली छोड़े हुए हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है कि इससे थोड़ा शिफ्ट होके इस पे आए, ताकि इसकी थोड़ी बर्डन कम हो। जैसे अगर हमारे पास अच्छा सी रूट ही नहीं हो तो वही रोडवे, रेलवे का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को ज़रूरत है कि रेलवे से शिफ्ट होके वाटरवे पे आ जाए, ठीक है, फॉर गुड्स नॉट पैसेंजर, ओके। उसके बाद आते हैं केयर इकोनॉमी। देखिए केयर वर्ड से ही थोड़ा लग रहा होगा कि क्या, देखभाल करना। एक्टिविटी लाइक चाइल्ड केयर, यानी बच्चों का केयर करना। हमारे घर में जब बच्चे होते हैं तो वो जब तक बड़े नहीं हो जाते उनका केयर किया जाता है, ठीक। उसको दूध पिलाना है, उसको स्कूल ले जाना है, उसको उसकी क्लीनिंग का ध्यान, हर एक चीज़। तो ये क्या है, चाइल्ड केयर है। साथ में एल्डरली केयर, अगर हमारे घर पे कोई बुजुर्ग हैं, दादा दादी, तो उनका केयर। साथ में हेल्थ केयर, अगर किसी का तबीयत ख़राब है तो उसको हेल्थ केयर देना। साथ में डोमेस्टिक सर्विस लाइक कुकिंग, क्लीनिंग जैसे डोमेस्टिक सर्विस, ऑल फॉर्म केयर इकोनॉमी, ठीक है। एक्टिविटी लाइक चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हेल्थ केयर, डोमेस्टिक सर्विस, all which are necessary for the welfare and protection of all form the care economy, ठीक है। बट एक केयर इकोनॉमी या तो पेड हो सकता है या अनपेड हो सकता है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक, अगर कोई बेबी बॉर्न होता है, ठीक, तो उस जितने भी फैमिली मेम्बर है, बुआ हैं, चाची हैं, मम्मी है, दादी है, नानी है, हर कोई बच्चे की केयर करने लगते हैं। तो क्या उनको आप कोई पेड करते हो, क्या उनको कोई फ़ी देते हो? नहीं। अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं तो क्या उनको केयर करने के लिए आप कुछ पैसे पेड करते हो किसी को? नहीं। हेल्थ केयर के लिए अगर किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो बुआ को बुला लिए, मामी को बुला लिए, चाची को बुला लिए, ठीक है, मम्मी को बुला लिए। घर का काम कुकिंग है, क्लीनिंग है, तो मैक्सिमम काम कौन कर देता है? मम्मी, पापा, या हम सभी लोग मिलके कर लेते हैं। तो इंडिया के पास जो लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर जो है ना, वो डोमेस्टिक सर्विस विदाउट मनी के प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए जो इंडिया का केयर सेक्टर इकॉनमी है लार्जली नॉन मोनेटाइज है। नॉन मोनेटाइज उसको कहते हैं जिसके लिए कोई चीज़ पेड नहीं किया जाता हो। बट वही अगर अमेरिका है तो वहाँ पे अगर बच्चे की पालना है तो मम्मी उसकी चली गई ऑफिस, तो एक दाई रख दिए हैं, तो दाई आ रही है तो उसको केयर कर रही है, तो उसको आप पेड कर रहे हो, तो क्या हुआ? मोनेटाइज हुआ। वहाँ पे कोई बूढ़ा है, दादा दादी, उसका केयर करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे पेड हो रहा है, तो वो मोनेटाइज इकॉनमी। हेल्थ केयर के लिए
आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में एक बूढ़ी माँ थी। अब वो बीमार पड़ गई है, तो काफ़ी पैसे वाली थी। तो जब वो बीमार पड़ गई तो अपनी बेटी को बुला रही है। तो उसकी बेटी बोली, माँ मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी जॉब है। तो उसकी माँ बोली कि तुम आ जाओ, जितना जॉब वाला देता है उसकी मैं डबल दूंगी। उस कंडीशन पे वो आई। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉन मोनेटाइज चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादातर मोनेटाइज हैं। और जहाँ पे मोनेटाइज है वो जीएसटी में अकाउंट होगी, नेशनल इनकम में अकाउंट होगी, तो उनकी क्या होगी, इकॉनमी तो ग्रोथ करेगी ही। और हमारे वहाँ ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, तो क्या हमारी इकॉनमी उस लेवल को अचीव कर रही है? कर रही हैं, बट क्योंकि वो नॉन मोनेटाइज है तो वो अकाउंट नहीं हो रहा है। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टिमेशन दिया है, जिसमें उसने बताया था कि 11 ट्रिलियन डॉलर का केयर इकॉनमी है। सोच लीजिए, हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी कंप्लीट करने का एक लक्ष्य रख रहे हैं, और केयर इकॉनमी ही अकेला 11 ट्रिलियन डॉलर का है, जो ग्लोबल जीडीपी का टोटल 9% है। इसके साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 5R दिया था। ये आपकी होमवर्क है कि 5R क्या है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है केयर इकॉनमी। अब इस केयर इकॉनमी को मेन इकॉनमी में, यानी नॉन मोनेटाइज को मोनेटाइज कैसे करें, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट हैं, वेलफेयर वोमेन हैं, ठीक है, इनको एम्पावर कीजिए और वर्क फ्रॉम होम करवाइए, ठीक है। तो एक केयर इकॉनमी किस चीज़ में मर्ज हो जाएगी? मोनेटाइज केयर इकॉनमी में। गॉट इट। आगे चलते हैं गिग इकॉनमी में। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग गिग इकॉनमी में। गिग इकॉनमी के बारे में बात करने के पहले आप अपने डे टू डे लाइफ में देखिए। जैसे आप खाना कुछ ऑर्डर करते हो स्विगी या जोमेटो से, तो एक राइडर आपके घर पे आता है, ठीक है। इस सिस्टम कैसे काम करता है? देखो बॉस, ये जितने भी डिलीवरी राइडर हैं, ठीक, या फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हैं, अमेजोन के डिलीवरी बॉय हैं, ये लोग कंपनी के रेगुलर वर्कर नहीं हैं, ठीक। ये अभी जोमेटो पे काम कर रहा है, और अभी जोमेटो का एप्लीकेशन से साइन आउट करेगा, और स्विगी का एप्लीकेशन पे लॉगिन करेगा, और जोमेटो का टी शर्ट निकाल देगा, स्विगी का टी शर्ट पहन लेगा। कहने का मतलब, कंपनी इनको रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं करती है, ठीक है। लाइक अगर हमारे घर का कोई काम कर चलता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो सुबह में जब लेबर की आवश्यकता होती है तो हम लोग उस चौराहे पे जाते हैं जहाँ पे लेबर होते हैं, ठीक है। वहाँ पे लेबर जितने भी हैं आपके हाथ में, वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेबर हैं, ठीक है। और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसमें से जिसको चूज करना है लिए और उससे लाएं। दिन भर वो काम करेगा, शाम में जो पैसा होगा लेके चला जाएगा, ठीक है। यानी वो जो लेबर था वो आपका रेगुलर एम्प्लॉयर नहीं है। कल को उस लेबर को छुट्टी करना है तो आपसे पूछने नहीं जाएगा, एप्लीकेशन लिख के आपको नहीं देगा कि बॉस प्लीज़ आज मैं काम पे नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी चाहिए। वो सिंपली छुट्टी मार देगा, क्योंकि उसको आप डेली वेजेस दे रहे हो। जब वो काम कर दे रहा है उसका आप वेजेस दे रहे हो। और वही अगर रेगुलर एम्प्लॉय होता है तो उसको सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही ओला, रैपिडो और ऊबर कैसे काम करती है सुनिए। कंपनियां के पास रिक्वेस्ट आती है कस्टमर का कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ओला क्या करेगी, उसका एक प्राइस डिसाइड कर देगी, बोलेगी 250 रुपीज़। तो आप बोलोगे हाँ ओके। तब ये 250 रुपीज़ का रिक्वेस्ट जितने भी ड्राइवर होंगे आसपास एरिया में, ठीक है, ओला के सबको रिक्वेस्ट भेजेगी कि एक बंदा यहाँ से यहाँ जाना चाहता है और आपको 250 रुपीज़ पेड करेगा, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है। उसमें से जो सबसे पहले क्लिक कर दिया, ठीक है, अगर आपको जाने का मन है तो आप सबसे पहले क्लिक कर दिए तो वो डील आपका हो गया। और अगर आपको नहीं मन है तो आप नहीं किए, यानी उस चीज़ को डिनाई कर दिए। बट अगर ओला अगर एक रेगुलर ड्राइवर को हायर करती तो उसके पास कंपलसरी था, उसको पूछती नहीं, वो सीधे ऑर्डर देती, बोलती कि एक कस्टमर को यहाँ से पिक करो और यहाँ पे ले जाके छोड़ो, ठीक।
और उस कस्टमर से क्या प्राइस लेना है क्या नहीं वो मैं जानता हूँ। तुम्हारा प्राइस क्या है, फिक्स है, ठीक। तो आप ये जो ऑपरेशन चलता है, ठीक, फ्री मार्केट सिस्टम का, आप समझ रहे हो। कंपनियां हैं वो रेगुलर एम्प्लॉय को हायर नहीं की है, यानी एम्प्लॉयर जो है रेगुलर एम्प्लॉय को नहीं हायर किया है, तो उसके भी पैसे बच रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो उसी काम के लिए पैसे पेड करेगा जितना वर्क डन होगा। सपोज डेट किसी दिन स्विगी के पास एक भी ऑर्डर ही नहीं आया, ठीक है, तो क्या उस दिन उसको डिलीवरी पार्टनर को पैसे देने हैं? नहीं, क्योंकि इनको पैसे वो तभी देगा जब ये कोई काम करेंगे, यानी इनको इस कंपनी को जब सर्विस देंगे, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि गिग इकॉनमी एक फ्री मार्केट सिस्टम है, यानी एम्प्लॉयर भी फ्री है, एम्प्लॉय भी फ्री है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है, कोई प्रॉमिस में नहीं बंधे हुए हैं। साथ में कॉन्टेक्ट विथ इंडिपेंडेंट वर्कर, ठीक है, दोनों में एक कॉन्टैक्ट है। शॉर्ट टाइम एंगेजमेंट है, इसको 1 घंटा काम करना है तो 1 घंटा करेगा, 6 घंटा काम करना है 6 घंटा, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। तो इकोनॉमिक विच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कंपनी और स्विगी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको ये पार्सल यहाँ पे डिलीवर कर देना है, जब आप डिलीवर कर दोगे तो मैं आपको उसके बदले पेमेंट दे दूँगा। और ये फुल टाइम जॉब को अपोज करता है, इनको फुल टाइम जॉब नहीं करना है। इनको जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक, उनके पास उतना पढ़ने का फाइनेंशियली उतना डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली उतना एक्सेस नहीं है, तो बेचारे क्या करते हैं, अपना कॉलेज किए, शाम में 2 से 3 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर दिए। ये पार्ट टाइम जॉब कहाँ ढूंढे, यहाँ पे। और किसी दिन उनका एग्ज़ाम है, काम नहीं करना है, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो वर्क नहीं करेंगे, उस दिन रेस्ट ले सकते हैं। बट अगर वो कहीं किसी फॉर्म में काम करते, अगर वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, तो क्या वो एब्सेंट मारना चाहते तो मार सकते थे? नहीं, ठीक है। उसके साथ इनको प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। क्यों? लाइक डिलीवरी बॉय जो मोबाइल नेटवर्किंग ऐप बेस पे हैं, ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसी भी चीज़ें पे हैं। इस चीज़ को स्मार्टफोन काफ़ी बूस्ट दिया है, यानी कि इकॉनमी को रेवोल्यूशन लाने वाला है, वो है इंटरनेट प्लस स्मार्टफोन। क्योंकि आज के यंग जनरेशन हर चीज़ क्विक चाहता है, ठीक, और उनको चाहिए क्या, अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करा दिया? ए सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपको वो सर्विस मिल रही है। यह एक तरह का पार्ट टाइम जॉब है और फ्रीलांसर जॉब है, ठीक है। कंपनियां अपना पैसा कैसे सेव कर रही हैं? क्योंकि ये परमानेंट वर्कर नहीं रख रही हैं, ये उसी के लिए पेमेंट करती हैं जितना वर्क डन हुआ। जैसे मैंने बताया था, अगर स्विगी के पास एक भी ऑर्डर नहीं आया तो वो अपने डिलीवरी बॉय को 1 पैसा नहीं देगा। टाइम के लिए ये नहीं करती हैं, टाइम काटने के लिए नहीं करती हैं। और अगर ये रेगुलर एम्प्लॉई होता अगर स्विगी का, तो स्विगी पे 1 ऑर्डर आए या 100 ऑर्डर आए, ठीक है, इसको उतना ही पेमेंट होता, ठीक है, और प्लस स्विगी को उतना पेमेंट करना कंपलसरी होता, ठीक। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। अभी तो हमने एडवांटेज देखा कि पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसर जॉब प्रोवाइड कराता है, कंपनी की कॉस्ट सेविंग करता है। बट इसकी कुछ निगेटिव पॉइंट है, जैसे लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद वर्कर्स, ये जितने भी वर्कर्स हैं इनकी लैक ऑफ सिक्योरिटी है, इनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिल रही है। सोशल बेनिफिट क्या हो सकती है? लाइक इनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें कंपनियां प्रोवाइड नहीं करा रही है। तो ये जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ठीक है, तो कंपनियां जितनी भी है लाइक ओला, रैपिडो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो है मॉडर्न सर्विस हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि यंग पॉपुलेशन पे जिनके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन को एक्सेस करना जानते हैं उनको काफ़ी ही सूट करती है। तो देयरफॉर इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर पार्ट टाइम जॉब and freelancer job. Okay, many people who cannot willing to do full time job, like मैंने बताया था एक स्टूडेंट था, ठीक,
वो दिन भर कॉलेज करता है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं कर सकता फुल टाइम जॉब, ठीक है, वो परमानेंट फुल टाइम जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो द वे एम्प्लॉयमेंट रेट कैन इंक्रीज, इसकी एक और फायदा हुई क्या, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके साथ कस्टमर गेट सिमिलर सर्विसेज, कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज मिल जा रही हैं, एंड कंपनीज सेव देयर कॉस्ट बाय नॉट कीपिंग परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ओके। और एक बात और है, जनरली गिग वर्कर आर मोर एफिशिएंट देन परमानेंट वर्कर बिकॉज they get payment only for work done, not for the time taken, okay. But it has some disadvantage like lack of human resource workers, lack of security and social benefits, okay. तो अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट, ठीक है, एक डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा कि इसने एक एस्टिमेट किया था कि इंडियन गिग वर्कर की जो नंबर है वो लगभग 15 मिलियन है, गॉट इट। उसके बाद आते हैं डिजिटल इकॉनमी पे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिजिटल इकॉनमी के बारे में। तो इनसे मिलिए, ये वहाँ से, और ये इसको पहचान रहे हैं, डॉन टाइप का नहीं देख रहा है, तो फोटो हम इसलिए लगाए हुए हैं ये डॉन साहब का, ताकि आप इनको पहचान सकें, ताकि डिजिटल इकॉनमी का कॉन्सेप्ट कौन दिया था। मैं बोला था ना ये परिवर्तन यूपीएससी है, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको ऐसे मगअप कराएंगे कि वो बचपन वाली कहानी, दादी की कहानी की तरह सुनाएंगे, सब याद रहेगा, ठीक है। तो इनका नाम है डॉन टॉप स्कॉट, बस याद रखिए। डॉन थे और टॉप स्कॉट पहनते थे, तो टॉप स्कॉट पहन के जब रील बनाएंगे तो कहाँ पे डालेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, तो इन्होंने डिजिटल इकॉनमी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अगर आपको हमारी लेक्चर अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं लोग, हम लोग भी अपना प्रिपरेशन के साथ इस चीज़ पे काफ़ी मेहनत लगती है, अपलोडिंग है, एडिटिंग है, प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसके बाद मटेरियल कलेक्ट करना है। मुझे तो पता है डॉन टॉप स्कॉट है, पर आपको कैसे इस चीज़ को मगअप कराए, ये चीज़ सोचनी पड़ती है, ओके। तो चलिए आते हैं, टर्म्स फॉर ऑल दोज इकोनॉमिक प्रोसेसेस, ट्रांजेक्शन, इंटरेक्शन एंड एक्टिविटी, समझिए। या इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये स्विगी का राइडर था, ठीक, जो आपके घर पे फूड डिलीवर करेगा, ठीक। ये था रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना कुक हुआ। उसके बाद ये थे आप कस्टमर यानी जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर, और ये था स्विगी, ठीक है। आपको कुछ खाने का मन किया, यानी आप कस्टमर हैं तो आपको कुछ खाने का मन किया, तो आपने चूज किया कि किस रेस्टोरेंट से खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको चूज करने का जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है वो करा रहा है स्विगी। तो स्विगी ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप वो चीज़ को ऑर्डर दे रहे हो स्विगी के पास, ठीक है। फिर ये स्विगी इसको इस राइडर को इन्फॉर्म कर रहा है, फिर ये राइडर यहाँ से फूड कलेक्ट कर रहा है और ये आपको डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किस चीज़ के थ्रू हो रहा है, एक मोबाइल बेस एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रोसेस, उसके बाद आप कस्टमर हैं तो आप पैसे दिए स्विगी को, ठीक है। स्विगी जो रेस्टोरेंट का फ़ी होगा रेस्टोरेंट को देगा, ठीक है, जो राइडर का फ़ी होगा राइडर को देगा, बाकी जो पैसा होगा वो अपने पास रखेगा। तो ये ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रहा है, रियल टाइम में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप तुरंत कस्टमर को तुरंत पैसे देता है स्विगी को, ठीक है। तो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन को कौन फैसिलिटेट कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपका मोबाइल, इंटरनेट। उसके बाद इंटरेक्शन, आप इस राइडर को नहीं जानते थे, ये राइडर इस कस्टमर को नहीं जानता था, ये कस्टमर इस रेस्टोरेंट को नहीं जानता था, ये रेस्टोरेंट वाला किसको जानता है, सिर्फ स्विगी को, ये राइडर किसको जानता है, स्विगी को, ये कस्टमर किसको जानता है, स्विगी को। बट ये चारों आपस में कनेक्ट हो गए। इस चीज़ को इंटरेक्ट कौन कराया, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट। तो जो भी प्रोसेस
ट्रांजैक्शन, इंटरेक्शन और एक्टिविटी लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेस पे है वो सारा डिजिटल इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है। इट इज़ द इकोनॉमी विच बेस्ड ऑन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ICT like information and communication technology such as e-commerce, internet commerce, m-commerce, mobile commerce and digital payment system like UPI। ठीक है। बट बहुत ये जो डिजिटल इकॉनमी होती है ये इंटरनेट इकॉनमी से थोड़ी वेरी होती है। इंटरनेट इकॉनमी में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी कंपलसरी है, यानी all economic activity which is based on internet connectivity is called internet economy, but all the economic activity which based on digital technology is known as digital economy। कहने का मतलब इंटरनेट एप्लीकेशन इंटरनेट से ही चल सकता है, एक्सेस प्रोविज़न सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन चीज़ इसको मिलके क्या बनाती है, इंटरनेट इकोनॉमी। ओके। बट डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेट होना कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर आप अपने फ़ोन में किंडल पे ई बुक पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, तो क्या उसके लिए इंटरनेट एक्सेस होना कंपलसरी है? आप उसको ऑफलाइन भी तो पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कोई भी, जैसे आपका को परिवर्तन UPSC की एक एप्लीकेशन आ रही है, ठीक है, तो वहाँ से आप लर्न कर रहे हो तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई-कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, मीशो हो गई। m-कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स, ऑनलाइन गेम, OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम। टेलीमेडिसिन एक बहुत ही मैंने इस चीज़ को इसलिए लिया है बॉस क्योंकि ये UPSC के नज़र में आने वाले कुछ साल तक टॉपिक हो सकती है। ठीक है। एक लेक्चर में हम लोग अलग से टेलीमेडिसिन को कवर करेंगे। तो बॉस यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, तो ये हो गई इंटरनेट इकॉनमी और ये हो गई डिजिटल इकॉनमी। ओके। तो एक बार रिवाइज कीजिए, ये टर्म किसने कॉइन किया था? डॉन साहब, जो टॉप और स्कर्ट पहनते थे। ओके। टर्म फॉर ऑल those economic processes, transaction, interaction and activity that are based on digital technology, okay, is known as digital economy. It is different from internet economy. Internet economic based on internet connectivity, whereas digital economy are broadly based on many digital tools like e-book, e-learning platform, e-commerce and all। ओके। इसका कुछ पॉजिटिव साइड देखते हैं बॉस। तो ये काफ़ी GDP में अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे इसका एग्जांपल लो, 12 बज रही है रात, ठीक है, और आपको कुछ खाने का मन किया, फूड का क्रेविंग हुआ, ठीक, तो आपके पास ना स्विगी है ना जोमेटो है, ठीक, आपके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिस पे आपको डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाए। या समझ लीजिए इंटरनेट शटडाउन है, ठीक है, इंटरनेट क्या है, शटडाउन है, और आपको अब जाना है रामलाल हलवाई के पास जो कि है 5 किलोमीटर, ठीक। तो हो सकता है आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें, अरे हटाओ नहीं करना है, ठीक। बट अगर आपके पास स्विगी जोमेटो है, ठीक, तो आप उस चीज़ को मंगा लेते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करते लेजीनेस के कारण, और भी आप हो सकता है उतना दूर ट्रेवल नहीं कर सकते हो, या सिक्योरिटी रीजन, या हो सकती है बारिश हो रही है, बट इंटरनेट थी, डिजिटल इकॉनमी थी, तो उस चीज़ को कनेक्ट करा दी, तो आपकी GDP क्या हुई, इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। उसके साथ साथ ये जो इकॉनमी होती है डिजिटल इकॉनमी, ये काफ़ी मेन इकॉनमी होती है क्योंकि इसमें सारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो गवर्नमेंट के पास अकाउंट होती है और रिकॉर्डेड होती है। उसके साथ ये रेवेन्यू को इंक्रीज करती है, GDP को इंक्रीज करती है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इससे काफ़ी इंक्रीज होता है डिजिटल इकॉनमी से। डिजिटल इकॉनमी के कारण ही तो यहाँ पे ये सारा चीज़ डिजिटल इकॉनमी के कारण ही गिग वर्कर पॉसिबल है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, गिग वर्कर जो है उनको रेवोल्यूशन कौन दिया है, वो दिया मोबाइल इंटरनेट।
उसके साथ ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। ठीक, आजकल देख रहे होंगे, पहले जो भी चीज़ें थी वो सारे ऑफलाइन होती थी, बट आजकल आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है या गवर्नमेंट की कोई भी फॉर्म फिल करनी है तो पहले मैनुअल फिल करनी होती थी। ठीक, अब ई गवर्नेंस इससे हो रही है जिससे करप्शन कम हो रही है। साथ में ये ब्लैक इकॉनमी को रिमूव करता है क्योंकि ये मेन इकॉनमी में आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया जो है $5 ट्रिलियन का इकॉनमी का लक्ष्य रखा है, जिसमें वो इकलौता $1 ट्रिलियन का जो इकॉनमी जीडीपी है वो डिजिटल इकॉनमी से अचीव करना चाह रहा है। ओके, अब समझते हैं सर्कुलर इकॉनमी क्या कहता है। तो सर्कुलर कहने का मतलब कोई भी चीज़ ऐसे साइकिल में चल रहा है। ठीक है, उसके पहले समझो, एक कार थी, ठीक है, इसकी कुछ लाइफ है 10 साल 20 साल, 10 साल 20 साल के बाद ये क्या बन जाएगी, गार्बेज। ठीक है, तो गार्बेज बन गई तो ये क्या हुई, एक ट्रैश हो गया। ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो एंड ऑफ लाइफ की कॉन्सेप्ट थी, यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो क्या बन जाता है, एंड हो जाता है, उसके बाद वो एक गार्बेज बन के रह जाता है। ठीक है, तो जो सर्कुलर इकॉनमी था, मान लीजिए ये क्या था, प्रोडक्ट यहाँ पे गार्बेज बन गया, तो गार्बेज यहीं पे एंड होके रह गया, बट सर्कुलर इकॉनमी कहा इसको फिर से हम लोग साइकिल करके फिर से इसका यूज करेंगे। कैसे, अब इस गार्बेज को हमने प्रोसेस किया, ठीक है, इसको इसके स्टील के पार्ट को अलग निकाल लिया, रबड़ है इसको अलग निकाल लिया, प्लास्टिक अलग निकाल लिया। ठीक है, तो स्टील से हमने क्या बना दिया, स्टील कैन, फिर इसमें हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर ये ट्रैश बन गया, फिर उस स्टील को दोबारा प्रोसेस किया, उससे कोई टूल्स बना दिया। ठीक है, इस तरह जो एंड ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट है एक किस चीज़ से रिप्लेस हो गई, रिस्टोरेशन से। यानी चीज़ें जब एंड हो जा रही हैं, उसकी लाइफ एंड हो जा रही हैं, तो इसको रिस्टोर कीजिए और उसको दोबारा यूज में लीजिए। यानी इकोनॉमिक सिस्टम विच बेस्ड ऑन शेयरिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यानी उस चीज़ को तब तक यूज कीजिए जब तक वो यूज हो सकता है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। समझ में आ गया। इससे क्या होगा, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हम लोग शिफ्ट होंगे, जितने भी वेस्ट हैं उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। आपको पता है, आप लोग फ़ोन यूज करते हो फिर फेंक देते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आखिर में वो कहाँ जाएगा, रहेगा तो यहीं पे ना, उसका लोड तो यहीं पे होगा ना, तो सारा वेस्ट जनरेट करता है। तो इस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। आजकल रिफर्बिशिंग फ़ोन आता है, यानी बहुत लोग हैं जो फ़ोन 6 महीने यूज किए, उसके बाद लेटेस्ट मॉडल आ गया तो उसको फेंक दिए, ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो रिफर्बिशिंग हो सकता है उसी को कोई दोबारा, उसी को अच्छे से, मान लीजिए स्क्रीन फूट गया है तो उसको स्क्रीन को अच्छा कर दिए, स्क्रीन पैनल को, प्रोफाइल को चेंज कर दिए और उसको रिफर्बिश करके दोबारा उसको यूज कर रहे हैं। कब तक, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। उसके साथ एलिमिनेट यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल। देखिए, अगर कैन इससे नहीं बनाते, ठीक, तो इसकी तो यूज़ थी, नेसेसिटी थी, तो इसका तो हम लोग जनरेशन करते ही, तो जनरेशन करते हैं तो किसी फैक्ट्री में करते हैं, तो उससे क्या होता, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होती। ऐसे ही प्लास्टिक तो सॉइल में डिजॉल्व हो नहीं सकती, तो उससे क्या, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होती है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमिक एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोच पे, थिंकिंग पे बेस है। ठीक है, इसका कहना ये है कि इससे क्या होगी कि एक पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आएगी, साथ में बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे, उसके साथ साथ कार्बन इमिशन कम होगा। और चैलेंजेस इसके दो हैं, ठीक, एक तो है नॉलेज और दूसरे कैपेसिटी। ये करने के लिए पहले बात तो नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रीन इकॉनमी। तो नाम से ही लग रहा है ग्रीन, इन्वायरमेंट। द ग्रीन इकॉनमी इज लो कार्बन। ठीक, देखिए, हम लोग इकॉनमी की जब बात करते हैं, जब हम लोगों ने इकॉनमिक थॉट पढ़ा था तो शायद आपने ध्यान दिया होगा, पहले क्या थी, वेल्थ,
वेल्थ इंक्रीज कीजिए, लेकिन उसके साथ वेलफेयर की कॉन्सेप्ट आई। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता है वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो वेल्थ की बात हुई, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वेलफेयर की बात हुई। ऐसे ही जब बहुत ही ज़्यादा कार्बन इमिशन बढ़ रहा है तब हम लोग बात करने लगे ग्रीन इकॉनमी का। ठीक है, तो ग्रीन इकॉनमी एक ऐसा बेस्ट है जो वेल्थ को साइड में रख के, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, उसका सस्टेनेबल यूज के बारे में बात करता है। पहली बात लो कार्बन, यानी हम लोग कार्बन का इमिशन कम से कम करें। लाइक हम लोग पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, गैस, इन सब चीज़ों से कार्बन का इमिशन करते हैं। उसके साथ रिसोर्स का इफ़िशियंट वे में यूज़ करना। इफ़िशियंट मीन्स यूज योर रिसोर्स इफेक्टिवली, इफ़िशियंटली एंड इकोनॉमिकली। उसके साथ सोशल को इंक्लूसिव करके, यानी सबका साथ सबका विकास। इंक्लूसिव होता है यानी सबको साथ लेके चलना है। देखिए, बच्चा है, जवान है, औरत है, छोटा बच्चा है, APWD है, ठीक है, सब क्या है, यूनाइट है। दैट्स इंक्लूसिविटी। यानी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, तब असली इकोनॉमिक ग्रोथ है जब हम लोग इन्वायरमेंट को इंक्लूड करके, सोसाइटी को इंक्लूड करके इफ़िशियंट वे में इकोनॉमिक ग्रोथ करें। ठीक, तो ये अप्रोच एक इन्वायरमेंटल अप्रोच को दर्शाता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे है और लो कार्बन फुटप्रिंट की बात करता है, लो कार्बन इमिशन, रिसोर्स का इफ़िशियंट वे में यूज करना और सोशली इंक्लूसिविटी को दर्शाता है। ओके, तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या देखा, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो पैरेलल इकोनॉमी के बारे में देखा, जो भी मनी इससे जनरेट होगा वो ब्लैक मनी कहलाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी या तो लीगल हो सकता है या इलीगल हो सकता है। लीगल है तो नॉन टैक्सेबल है, लाइक एग्रीकल्चर। अगर टैक्सेबल है तो अगर रिपोर्ट कर दिए, और नॉन टैक्सेबल है तो ये मेन इकोनॉमी में आता है। बट अगर आप टैक्स की चोरी कर लिए, गवर्नमेंट को अनरिपोर्ट किए, या इलीगल एक्टिविटी है तो वो पैरेलल इकोनॉमी में आते हैं। इसको ब्लैक इकोनॉमी, अनअकाउंटेड, इलीगल, सबटेरेनियन, अनसेंशन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसको मेन इकोनॉमी में मर्ज करने का दो वे है, डिजिटलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन। उसके बाद ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी के बारे में हमने बात किया। एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ कुछ इकोनॉमिक रिलेशन रखता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बोरोइंग, लैंडिंग और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। अगर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटेन करता है तो वो ओपन है, अगर नहीं करता है तो वो क्लोज है। कोई भी इकोनॉमी एब्सोल्यूट ओपन या एब्सोल्यूट क्लोज नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग ब्लू इकोनॉमी के बारे में देखे थे, जिसको ChatGPT ने दिया था, गुंटर पाउलिन का नाम था, जो बुक द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर 100 इनोवेशन एंड 100 मिलियन जॉब में लिखा था। इसमें ब्लू इकोनॉमी हमारे पास 70% है, बस इससे GDP 2 से 3% ही जनरेट होती है। ठीक, तो इनका कहना था कि ओशियन रिसोर्स को यूज कीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, बट इसको सस्टेनेबल यूज कीजिए, इससे बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। उसके बाद इंडिया के पास काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ब्लू इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारे पास 7500 प्लस की कोस्टल लाइन है, 9 कोस्टल स्टेट है, 1300 प्लस आइलैंड है, प्लस 200 पोर्ट, यानी 12, उसमें से 12 मेजर पोर्ट हैं। इसके तहत ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 2 गवर्नमेंट की स्कीम, सागरमाला प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उसके बाद केयर इकोनॉमी में अगर चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हेल्थ केयर, डोमेस्टिक सर्विस, ये सब क्या है, केयर इकोनॉमी में आती है। अगर इसी चीज़ के लिए पेड किया जाता है तो वो मोनेटाइज है, अगर नहीं पेड किया जाता है तो नॉन मोनेटाइज है। इंडिया में ज़्यादातर केयर इकोनॉमी नॉन मोनेटाइज है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक एस्टिमेशन लगाया है कि टोटल $11 ट्रिलियन का केयर इकोनॉमी है, जो 9% ग्लोबल GDP के लगभग बराबर है। ठीक, इसने 5R अप्रोच दिया था, आप होमवर्क मत भूलिएगा, ज़रूर इसको करके आइएगा। ठीक है, इसको मोनेटाइज करने का कुछ हम लोग सॉल्यूशन, मेरे में यहाँ पे परिवर्तन UPSC का बात है बॉस, कि यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बेस चीज़ें भी बात की जाती हैं। ठीक, क्योंकि आपसे UPSC प्रॉब्लम
तो दे देगा कि प्रॉब्लम ये है, आप सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है ना। तो गवर्नमेंट आपको क्यों हायर कर रही है? सॉल्यूशन के लिए ही ना। ठीक, तो वर्क फ्रॉम होम कर देंगे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट करेंगे, इससे वुमेन एम्प्लॉयड होंगी, स्टूडेंट को भी मिलेगी। आप फॉरेन में चल जाइए, वहाँ पे बच्चे वो जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया में मम्मी पापा को लेके उनके पॉकेट मनी पे जी रहे हैं। उसके बाद गिग इकॉनमी के बारे में बात किया था हम लोगों ने कि एक फ्री मार्केट सिस्टम है जहाँ पे एम्प्लॉय एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं, उनके बीच एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, यहाँ पे उसी वर्क डन के लिए पैसा मिलता है, टाइम टेकन के लिए नहीं मिलता है। इसकी कुछ फ़ायदे हैं, पार्ट टाइम जॉब मिलता है, फ्रीलांसर जॉब, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता है, जो एम्प्लॉयर है वो अपना कॉस्ट सेविंग करता है परमानेंट वर्कर नहीं रख के। साथ में इसकी कुछ निगेटिविटी है, लाइक लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और वर्कर को सोशल बेनिफिट नहीं मिलती है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट एक एस्टिमेशन किया कि इंडिया में गिग वर्कर टोटल 15 मिलियन है। उसके बाद हम लोग डिजिटल इकोनॉमी के बारे में किए थे। जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस, ट्रांजैक्शन, इंटरेक्शन और एक्टिविटी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेस पे है, वो सारा डिजिटल इकोनॉमी है। ठीक है, जिसको डॉन, टॉप और स्कॉट पहन के दिए थे। बट ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो भी इकोनॉमी होती है उसको इंटरनेट इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ हम लोगों ने पॉजिटिव साइड देखी थी, जैसे इससे रेवेन्यू इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, ब्लैक मनी रिमूव होगा, ई गवर्नेंस को बूस्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज करता है। इंडिया $5 ट्रिलियन का जीडीपी का लक्ष्य रखा है, जिसमें इकलौता ये चाहता है $1 ट्रिलियन कहाँ से जनरेट हो? डिजिटल इकोनॉमी से। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर इकोनॉमी हमें रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, रिफर्बिशिंग, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देती है ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट को रिस्टोरेशन कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करती है। उसके बाद ग्रीन इकोनॉमी में देखा, ग्रीन इकोनॉमी इज ए लो कार्बन, रिसोर्स इफिशिएंट एंड सोशल इंक्लूसिव इकोनॉमी। ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अप्रोच पे बेस है। अगर आपको लेक्चर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, या आपकी कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। उसके साथ लाइक करें, अपने दोस्तों को के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।